श्री मनमोहन सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम पर भी उंगलियां उठी थी। इस भारत के राजकोष के अंदर 70,000 करोड़ रुपए घाटा करवाने का आरोप लगा था। ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था वो बोगस कंपनियों के अकाउंट में हुआ था। सांसद थी और उनके फादर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि थे। टॉयलेट पेपर जिसकी कीमत 80 रुपए होती है उसको 6400 रुपए में खरीदा गया था। बाथरूम का शीशा जिसकी कीमत 3500 रुपए होती है उसको 17,600 रुपए में खरीदा गया था। 800 करोड़ रुपए के गलत कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप लगे थे। 8,000 पेजों की चार्जशीट, 150 गवाह और 645 डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे और मोदी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया था। हेलो दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसके ऊपर बात करने में हर कोई हिचकिचाता है और हर किसी को डर लगता है। आज मैं आपके सामने भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की बात करने वाला हूं। कैसे एक भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हजारों करोड़ रुपए का स्कैम कर देता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है और साथ ही साथ उसको रूलिंग पार्टी में सांसद और विधायक की सीट मिल जाती है। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी आकर के हमको परेशान करे तो आप लोगों का साथ मेरे साथ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आता है जो 2 बार कांग्रेस यूपीए अलायंस में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा के ऊपर लगा था। दोस्तों, जब 2008 में CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अकाउंट का ऑडिट कर रहे होते हैं तो उनको एक फॉल्ट नजर आती है जिसका मामला CBI को सौंप दिया जाता है और CBI 2010-11 में अपनी जांच देती है और उसके बाद ये मामला लाइमलाइट में आ जाता है। CBI का ये कहना था इस पूरे मामले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा किया गया है, जिसके साथ साथ इसमें अपनी मनपसंदीदा कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, बिड या नीलामी जैसे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में उस समय के करंट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम पर भी उंगलियां उठी थी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट बनाया था जिसमें ये पूरा मामला चल रहा था। इस पूरे मामले में सबसे मेन किरदार कनिमोड़ी का बताया जाता है जो उस समय की राज्यसभा सांसद थी और उनके फादर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि थे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि कनिमोड़ी ने अलग अलग तरह से रिश्वत कलेक्ट करी थी जिसमें DV रियलिटी के मालिक और स्वान टेलीकॉम के मैनेजर शाहिद बलवा से 200 करोड़ रुपए की रिश्वत एज अ TV चैनल की फंडिंग के रूप में लिया गया था। इसी के साथ साथ राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा जो कुसगांव फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं और आसिफ बलवा शाहिद बलवा के भाई हैं, उनकी कंपनी के थ्रू 200 करोड़ रुपए सीने युग के मालिक करीम मोरानी को दिए गए थे जो घूम फिर करके कनिमोड़ी के पास वापस आए थे। दोस्तों, इस तरीके से इनका पूरा नेटवर्क काम करता था और ये अपनी पूरी रिश्वत कलेक्ट किया करते थे और इस रिश्वत के बदले इनको ए राजा से 2G स्पेक्ट्रम अलॉट कराने का वादा किया गया था। 2 फरवरी 2011 को ए राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी RK चंदोलिया और टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद शाहिद बलवा पर इल्ज़ाम लगते हैं कि इनकी कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम कम पैसों में अलॉट हो गए थे। 8 फरवरी को इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर जांच चलती है और इनसे पूछताछ करी जाती है। कुछ ही दिनों के बाद 9 मई 2011 को राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा जो कुसगांव फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी जब 2017 में CBI कोर्ट में इनके ऊपर फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है जिस समय 8,000 पेजों की चार्जशीट, 150 गवाह और 645 डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे। तो ये बताया जाता है कि लैक ऑफ एविडेंस और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से इनका जो भी इल्ज़ाम है वो साबित नहीं होता और 14 लोग, 3 कंपनी जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगता है उनको बरी कर दिया जाता है और क्लीन चिट दे दी जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे सुरेश कलमड़ी आते हैं जिनके ऊपर 2010 में भारत के राजकोष के अंदर 70,000 करोड़ रुपए घाटा करवाने का आरोप लगा था। ये 2 बार पुणे के सांसद और इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब 2010 में भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने वाला था तो ये ऑर्गेनाइजर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसी के साथ साथ उस समय इनके ऊपर 3 बड़े आरोप लगे थे। पहला आरोप यह था कि इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक स्विस टाइमिंग कंपनी को 141 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कॉन्ट्रैक्ट सेम 62 करोड़ रुपए में स्पेन की MSL कंपनी लेने को तैयार थी। दूसरा इनके ऊपर बड़ा आरोप ये लगा था कि 4 नए स्टेडियम के लिए 1,000 करोड़ रुपए पास करे गए थे लेकिन उसकी लागत में 2400 करोड़ रुपए लगे थे और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था वो बोगस कंपनियों के अकाउंट में हुआ था। इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट जिनको 200 से 500 गुने रेट पे खरीदा गया था, जैसे
एक टॉयलेट पेपर जिसकी कीमत 80 रुपए होती है उसको 6400 रुपए में खरीदा गया था। बाथरूम का शीशा जिसकी कीमत 3500 रुपए होती है उसको 17,600 रुपए में खरीदा गया था। साबुन का डिस्पेंसर जिसकी कीमत 300 रुपए होती है उसको 10,000 रुपए में खरीदा गया था। और एलटी ट्यूब मशीन जिसकी कीमत 9 लाख रुपए होती है उसको 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसी के साथ साथ सुरेश कलमड़ी और सेक्रेटरी ललित भनोट के साथ साथ 9 लोगों पर इसके इल्जाम लगे थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का 2G स्कैम वाले फैसले का हवाला देते हुए ये बताया कि इनके मामले में भी पैसे की कोई भी लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला है और किसी भी गवाह को डराने धमकाने की कोई भी एविडेंस इनके सामने नहीं आई है। इसी के साथ साथ इनको जमानत दे दी गई। दोस्तों तीसरे नंबर पे छगन भुजबल आते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग मंत्री रह चुके हैं। जब 2010 से 2014 के बीच ये PWD मंत्री थे तो इनके ऊपर 800 करोड़ रुपए के गलत कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप लगे थे, जिसके बदले में 2016 में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और 2018 में इनको जमानत दे दी गई थी। उसी के बाद 2021 में दोस्तों इनका ये केस ईडी ने वापस ले लिया था और 2023 में दोस्तों इन्होंने बीजेपी लेड एनडीए ज्वाइन कर लिया था और अभी ये दोबारा मंत्री पद पे हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों नवीन जिंदल आते हैं, जिनका 2009 कोयला घोटाले में नाम आया था। उस समय ये करंटली सांसद थे और इसी के साथ साथ जब CAG ने ऑडिट किया तो ये पाया कि ये पूरा घोटाला 86,000 करोड़ रुपए का है और इस घोटाले की वजह से भारत के राज्यकोष में 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनी को अलॉट कर दिया गया था, जिसमें कोई भी नीलामी या कॉन्ट्रैक्ट जैसा प्रोसेस नहीं किया गया था। इसी के बाद कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और मोदी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया था। अभी फिलहाल 2024 में ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कोर्ट ने इनके पासपोर्ट रिलीज कर दिए हैं।